ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲ ਵਟਾ ਲਿਆ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। दिल तो पागल है, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, या फिर दिल ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਚੋਂ 1 ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੰਡਰ 40 ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਜੀ, ਇਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾकई ये सच है? यह बात बिल्कुल सही है कि आजकल युवा वर्ग में दिल की बीमारियां काफ़ी बढ़ गई हैं जी। उसका कई कारण हैं, लेकिन अगर हम ये ध्यान दें कि हमारी पॉपुलेशन जो भारत में रहने वाले लोग हैं और अगर हम उनको कंपेयर करें वेस्टर्न पॉपुलेशन, यूएस, यूरोप की पॉपुलेशन से, तो यहाँ दिल की बीमारियाँ 10 साल जल्दी आती हैं। जितनी भी स्टडीज़ करी गई हैं जी, उसमें 10 साल कम उम्र के लोगों में बीमारी है। अगर वहाँ पे 50 या 60 साल की उम्र में होती है तो यहाँ 40 या 50 और करीब 20% लोग 40 साल से कम उम्र के हैं। उसके कई कारण हैं जो हम आपसे अब डिस्कस करेंगे। जी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? जो सबसे महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट है वो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। जी। हम जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स बहुत आने लगे हैं यंग एज में, 40 साल की उम्र, क्या 25 साल से ऊपर के लोगों में भी हार्ट अटैक देखा गया है। ब्लड वेसल्स जो हमारे दिल को खून देती हैं उनमें सडनली क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। इसके वजह से दिल की मसल्स को ब्लड नहीं मिलता और डैमेज हो जाता है। कई बार हम देखते हैं उससे सडन डेथ होती है। बंदा बिल्कुल सही साथ काम कर रहा है और एकदम से बैठे बैठे वो हार्ट रुक गया और उसकी डेथ हो गई। कई बार हमें 2-4 मिनट भी नहीं मिलते और बंदा चलता फिरता बंदा और एक्टिव बंदा की डेथ हो जाती है। इसका मुख्य कारण है दिल की नाड़ियों में क्लॉट आना। जी। दूसरा एक कारण होता है कि हार्ट की मसल्स वीक हो जाती है जिससे कि हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। और तीसरा एक कारण यह भी होता है कि अरिथमियाज, सडन अरिथमियाज हो जाते हैं। जो हार्ट का रिदम होता है वो खराब हो जाता है और बंदा 1 या 2 मिनट के अंदर ही हार्ट रुक सकता है। तो ये डिफरेंट डिजीज होती हैं जिसके कारण यंग एज में भी डेथ हो सकती है हार्ट करके। जैसे हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हार्ट की बीमारियां 50, 60 या उम्र दराज लोगों में ही होती हैं। यह अब बिल्कुल सच नहीं है क्योंकि यंग पॉपुलेशन भी हार्ट डिजीज से अफेक्ट हो रही है। तो हमें यह सोचकर कि अभी हम यंग हैं तो हमारा हार्ट डिजीज नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत धारणा है और हमें अपने हार्ट का यंग एज में और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। दिल की बीमारियां बाकी ऑर्गन से भी ज़्यादा जुड़ी होती हैं, लेकिन उस जैसे मैंने बताया कि हम लोग यंग एज में हमारे हार्ट डिजीज़ होने के जो मुख्य कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जी। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि हमारे जीन्स में ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यंग एज में हार्ट डिजीज़ होने के लिए ज़्यादा वैल्यू है। अलॉन्ग विद दैट उसके साथ साथ हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब ये है कि हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। जैसे अगर हम कहें कि हम अपने खाने में ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं, गंदा खाना खाते हैं, एडल्ट्रेटेड फूड खाते हैं, वेस्टर्न जंक फूड खाते हैं जी। जो हम अगर ठीक से खाएं और ठीक एक्टिविटी रखें, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारा काम ना करना,
एक जगह पर ज़्यादा बैठे रहना, मोबाइल यूज़ करना, ये सब एक्टिविटीज़ हमारे हार्ट को एडवर्सली अफेक्ट करती हैं, जिससे कि हमारे हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और यंग एज में भी हार्ट डिजीज़ आ जाती है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਅਚਾਨਕ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ अर्ਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? बिल्कुल, यह अर्ली वार्निंग साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, तभी ऐसी प्रॉब्लम आती है। जी। अगर हम अर्ली वार्निंग साइंस जो मैं अभी आपको बताऊंगा उनका ध्यान रखें तो हमें भगवान हमेशा अर्ली वार्निंग साइन देता है। जैसे अगर हम ध्यान दें कि जो आदमी कोई एक्टिविटी कर रहा है और उसको कोई सांस नहीं चढ़ रहा, कोई छाती में दर्द नहीं हो रहा और सडनली उसको लगने लगे कि जो मैं काम ये करता था बड़े कंफर्टेबली, आज की डेट में मुझे वही काम करने में सांस चढ़ने लगा है या मेरा सीना भारी होने लगा है। जैसे अगर कोई हम सीढ़ियाँ चढ़ना है, 2 सीढ़ियाँ चढ़ के, पहले तो मैं 2 सीढ़ियाँ भी आराम से चढ़ लेता था, लेकिन आजकल मैं 1 सीढ़ी चढ़ता हूँ तो मेरे छाती में भारीपन आ जाता है जी। या मेरे गले घुटने लगता है या मेरा सांस फूलने लगता है। तो ये साइन होते हैं कि हमारे हार्ट को कोई ना कोई प्रॉब्लम है या कोई ब्लॉकेज आ गई है या हार्ट की पंपिंग कम हो गई है। दूसरा, अगर हमें कुछ काम करने में जल्दी पसीना आने लगा है या हम रात को लेटते हैं तो हमारा सांस फूलने लगा है, ये बहुत सारे वार्निंग साइंस होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद में मेरे को अगर मैं चलता हूँ तो मैं चल नहीं पाता हूँ, खाली पेट तो मैं चल पाता हूँ। तो यह सब भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज होने के इंडिकेटर्स हैं। और अगर हम इन इंडिकेटर्स को ठीक से पता हो जी। और इन पे ध्यान दे के हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें तो हम इन सब हार्मफुल प्रॉब्लम से बच सकते हैं, इवन डेथ से बच सकते हैं, डिजीज को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं अगर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हो जाता है। ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਜਿਮ 'ਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਸਨ, ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਡਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? देखिए, सडन हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण होता है कि दिल की नाड़ियों में क्लॉट बन जाता है जी। और वो उसका मेन कारण ये है कि हमारे डाइट, जैसे अगर एक जिम में जाने में बहुत प्रिवलेंट है कि हमें प्रोटीन पाउडर देंगे, जी। प्रोटीन पाउडर बहुत हद तक हानिकारक होता है। अगर हम अपनी नेचुरल डाइट में प्रोटीन को इंक्रीज कर सकें, स्प्राउटेड पल्सेस लें, जो लोग एग खाते हैं वो एग वाइट लें, जो चिकन खाते हैं वो ऑयल फ्री चिकन खाएं, तो भी हम अपनी प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ का सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर और डिफरेंट डाइट्स हैं जो हार्ट के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। जी। दूसरा, हम अगर ये देखें कि अगर हम कोई स्ट्रेनर एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनर एक्सरसाइज मतलब बहुत ज़्यादा वेट उठाना, बहुत ज़्यादा रनिंग करना, तो अगर हम उससे पहले अपना हार्ट का एक रूटीन चेकअप कर लें कि हमारा हार्ट इन सब चीज़ों के लिए अप्रोप्रिएटली कर सकता है नहीं कर सकता, तो हम इन प्रॉब्लम से कहीं हद तक बच सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਮ 'ਚ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਫਿਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, अगर मैं रेगुलर एक्सरसाइज, ऑप्टिमल एक्सरसाइज कहूँ तो कोई भी बंदा अगर 40 to 45 मिनट्स टू 1 आवर रेगुलर एक्सरसाइज करता है, रेगुलर एक्सरसाइज से मतलब हमारा ये नहीं है कि हफ्ते में 7 दिन एक्सरसाइज करनी है। जी। अगर हफ्ते में कोई 5 दिन भी 45 मिनट्स टू 1 आवर ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ऐसी कोई एक्सरसाइज करता है तो भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। जहाँ तक आजकल युवाओं में ये ट्रेंड हो गया है कि मुझे मसल्स बनाने हैं, डोले बढ़ाने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं। यह हार्ट के लिए या ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जी। और जैसे आपने कहा कि ज़ीरो फिगर, फीमेल्स में ज़ीरो फिगर एक बड़ा खराब क्रेज है हमारे हिसाब से। एक संतुलित बॉडी वेट इज़ मच बेटर रेदर देन हैविंग बहुत ज़्यादा लीन एंड थिन। जी। तो अगर हम अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें और इस ज़ीरो फिगर की दौड़ में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, तो हम बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ
जी सकते हैं और अपने हार्ट को इन सब प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈੱਕਅਪਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखिए, अगर मैं हार्ट के रेगुलर चेकअप के बारे में बात करूं, मैं बाकी टेस्टों के ना छोड़ के, अगर हम अपने ब्लड टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल होता है जिसमें हमें यह पता चलता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है। जी। इस लिपिड प्रोफाइल में हम डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल्स करते हैं। एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, जिससे हमें पता चलता है पूरी कोलेस्ट्रॉल कैसा है। फिर दूसरा होता है डिफरेंशियल कोलेस्ट्रॉल। डिफरेंशियल कोलेस्ट्रॉल में होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एचडीएल बोलते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होता है उतना ही हमारे हार्ट और बॉडी के लिए अच्छा होता है, जिसको हम एचडीएल बोलते हैं। अगर वो 50 से ज़्यादा अगर है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मिनिमम 40 से तो ज़्यादा होना चाहिए जी। उसको बढ़ाने का तरीका होता है एक्सरसाइज। कोई भी मेडिसिन जो है गुड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ा सकती, सिर्फ एक एक्सरसाइज ही एक ऐसा तरीका होता है कि जिससे हम गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बोलते हैं एलडीएल। यह जितना ज़्यादा होता है उतना ही खराब होता है। अगर हम अपने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे अगर कोई यंग है तो लेस देन 130, जिसको हार्ट डिजीज है लेस देन 100, और डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। अगर किसी को बार बार हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो लेस देन 55। अगर हम अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम रखते हैं, जिससे हम डाइट, एक्सरसाइज और कहीं जगह हमें मेडिसिन भी देनी पड़ती है बैड कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए। तीसरा एक होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी एक डिफरेंट टाइप की चर्बी होती है, जो अगर 150 से ज़्यादा है तो भी खराब होती है। इसको भी हम डाइट और मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम डिफरेंट टाइप के लिपिड लेवल्स को देखें तो हम उस चीज़ को ध्यान करते हुए करेक्ट करना चाहिए। दूसरे कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें हम हार्ट का ईसीजी, जिससे हमें अपने हार्ट का रिदम पता चलता है, कोई पुराना हार्ट अटैक है, यह है नहीं है, यह पता चलता है। इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में हमें यह पता चलता है कि हार्ट की पंपिंग कितनी है, कभी पास्ट में कोई हार्ट अटैक तो नहीं आया है, हार्ट में कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, कोई हार्ट के वॉल्व्स तो नहीं खराब हैं, जैसे किसी के हार्ट के वॉल्व सिकुड़े हुए होते हैं, या हार्ट का वॉल्व लीक तो नहीं कर रहा है। एक टेस्ट होता है टीएमटी, जिसमें हम ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, बंदे को दौड़ाते हैं, उससे हमें हार्ट का ईसीजी देखते हैं, उससे यह आइडिया लग जाता है कि इस बंदे को ब्लॉकेज है या नहीं। तो यह रूटीन टेस्ट करें अगर हम, तो हमें 90% तक ये पता चल जाता है कि इसको कोई सिग्निफिकेंट हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है जी। तो इन टेस्टों के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो हम एडवांस टेस्टों की तरफ जा सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं और कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेसिक फॉर जनरल रिवॉल्यूशन इतने टेस्ट करके हम, जिसमें करीब 1-1.5 घंटा लगता है, हम बंदे को ये बता सकते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। ਜੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ चाहोगे ਤੁਸੀਂ? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जितनी जल्दी हम अगर बीमारी को पकड़ सकें, जिसको हम बोलते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, जी। उतनी ही हम उसकी बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। सपोज अगर किसी का शुरू में ही हमें पता चल जाए कि भाई इसको माइनर ब्लॉकेजेस आए हैं, तो हम उसकी दवाइयों से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रोक सकते हैं। और अगर हमें एक एडवांस स्टेज में जाके पता चलता है, जब किसी को हार्ट अटैक हो जाता है या ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कई बार हम स्टेंट, बाईपास सर्जरी तक की नौबत आ जाती है, तो अगर हम जल्दी बीमारी को पकड़ लें तो हम बहुत हद तक एडवांस्ड प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही है, जितनी जल्दी बीमारी पकड़ी जाएगी उतना ही ट्रीटमेंट आसान और ਸਿੰਪਲ ਹੋਗਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਨ ਅ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ याद आ रहा ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए, गीत तो मुझे गाने दिल दे बहुत ही पता है, लेकिन दिल दे जो करीब है। दिल तो है दिल, दिल का एतबार का कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो
किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। यादों में तेरी खोई, रातों को मैं ना सोई, हालत ये मेरे मन की जाने ना जाने कोई। बरसों है तरसी आँखें, जागी है प्यासी रातें, आई है आते आते होठों पे दिल की बातें। प्यार में तेरे दिल का मेरे कुछ भी हो अनजान, बेकरारी में है करार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੋਟ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ। देखिए, इमोशनल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब हार्ट की बीमारियों को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी अगर हम अपने आप को योगा या मेडिटेशन से स्ट्रेस फ्री रखा जाए तो बहुत ही हार्ट और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो स्ट्रेस किसी भी फॉर्म में हार्ट के लिए तो सबसे ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ओवरऑल बॉडी फंक्शंस के लिए भी ख़राब होता है। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ अर्ਲੀ 20s ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇਈਏ? देखिए, सबसे ख़राब आदत तो आज की डेट में आउटसाइड फूड, यह बहुत ही ख़राब है। जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर और डिफरेंट टाइप के बाहर के फूड जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, ਜੀ फैट्स ज़्यादा होते हैं। अगर हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, एक्टिविटी। आउटडोर स्पोर्ट्स आजकल के बच्चों में बहुत कम हो गए हैं। मोबाइल पे गेम खेलना, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहना, यह बहुत ही ख़राब है। अगर हम अपने बच्चों को आउटडोर स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंडल्ज करें, डाइट प्रॉपर रखें, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करें, तो यह हमारा बच्चा आगे तक मिडिल लाइफ में, ओल्ड एज में भी हेल्थ को बेटर कर सकता है। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो जिन फैमिलीज़ में हार्ट डिजीज़ होती है, जिनके माता पिता, भाई बहन हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उनके बच्चों में भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। जी लेकिन अगर हम ऐसे लोगों की रेगुलर चेकअप कराएं, जैसे कोई भी बंदा अगर लेस देन 40 इयर्स पे सबसे पहले अपने रूटीन हार्ट के टेस्ट कराए, कोई अर्ली वार्निंग साइंस हैं तो उनको ज़्यादा ध्यान दें, तो हम एडवांसमेंट ऑफ द डिज़ीज़ को पकड़ सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जिनके पेरेंट्स को, ब्रदर्स सिस्टर्स को हार्ट की डिज़ीज़ होती है, उनको भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें जल्दी टेस्ट करना और अर्ली पार्ट पर ही ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਜਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਈਟਿੰਗ डाइटरी हैबिट्स ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? देखिए, आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। सुबह का नाश्ता है, जी उसमें अगर हम अपने आप को अच्छे से खाएं और डिनर अर्ली करें, ये 2 फंडे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी डिनर करते ही ना सोएं। अगर हम दूध पिएं 1 ग्लास बिना फैट का, जैसे मलाई उतार कर हम अगर दूध पी लें तो भी अच्छा है। स्प्राउटेड पल्सेस खाएं अगर किसी को प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। कोई एग खाता है तो एग वाइट खा सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए हमें। और तली हुई चीज़ें, पकोड़े और फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करें। कोई भी घी, देसी घी भी हम खा सकते हैं लेकिन कम से कम मात्रा में। जी कोई भी घी खराब नहीं है, कोई भी घी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम अपने डाइट में घी की मात्रा, ऑयल की मात्रा कम रखें तो हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। जी ਸਮੋਕਿੰਗ ਐਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? देखिए, अगर मैं हार्ट की बात करूं तो स्मोकिंग हार्ट के लिए बहुत ही हानिकारक है। जी एक तरफ लंग कैंसर और दूसरी तरफ हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेजेस सबसे ज़्यादा स्मोकर्स को होते हैं। जी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग में जैसा कई लोग कहते हैं कि ड्रिंक करने से स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ गुड फॉर हार्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी भी स्टडीज़ की गई हैं उसमें अल्कोहल नुकसान नहीं देता अगर आप बहुत कम मात्रा में लेते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाती है तो यह हार्ट को भी एडवर्सली अफेक्ट करता है। हाँ, बिल्कुल भी बेनिफिशियल तो है ही नहीं। और जी। अगर हम दूसरी ड्रग्स की बात करें तो यह तो सबसे ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल ड्रग्स से तो बचना ही चाहिए। जी। वो हार्ट क्या पूरी पूरी बॉडी, पूरी पूरी फैमिलीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? देखिए, अगर किसी का हार्ट की पंपिंग फंक्शन अफेक्टेड नहीं है तो ट्रीटमेंट के बाद में बंदा अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ सारी कुछ दोबारा से प्राप्त कर लेता है। जी अगर हम ये कहें कि अगर किसी का हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ है तो सिंपल मेडिसिन्स के बाद में बिल्कुल नॉर्मल रूटीन लाइफ ले सकता है। इवन हार्ट के ऑपरेशंस के बाद भी, या जैसे जिनका स्टेंटिंग होती है, बाईपास सर्जरी होती है, उसमें अगर हार्ट की पंपिंग ठीक है तो बंदा पूरी सारी एक्टिविटी कर सकता है। और अगर किसी की पंपिंग कम हो गई है तो भी कई हद तक हम रेस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल में प्रॉपर हम बंदे की लाइफ को जी सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੁਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, मैं ये कहूँगा, हमारा युवा देश की शक्ति है। जी और हम अगर युवा पीढ़ी को अच्छे से ये एजुकेट कर सकें कि लाइफस्टाइल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हम बहुत हद तक सक्सेसफुल हैं। दूसरा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम बीमारी आने से पहले ही उसका हम बचाव में जाएं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो हम हार्ट डिजीज़ को आने ही ना दें। जी यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार हार्ट डिजीज़ आ जाए, चाहे युवा हो या एजेड हो, पूरी की पूरी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस हिल जाता है। जी युवा वर्ग में अगर हम देखें तो ये हमारे प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं। 20 से 50 साल जहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और इन लोगों को अगर हम हार्ट डिजीज़ से बचा सकें तो हम अपने आप को सक्सेसफुल तभी मानेंगे। अदरवाइज़ ओल्ड एज में तो बीमारियां आने के चांसेस होते हैं, लेकिन युवा एज में अगर आ जाए तो पूरी पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਜਿਹੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੁਵਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਓ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।